बच्चों नमस्कार, मैं राय सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसका बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। दो तरह की विद्युत धारा होती है, करंट आर टू टाइप। एक होता है बेटा डायरेक्ट करंट जिसे हम डीसी कहते हैं, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। संक्षेप में हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डीसी धारा दो तरह की होती है। एक धारा ऐसी होती है कि जिसकी परिमाण बदल सकता है किंतु दिशा नहीं बदलती, और एक डीसी होता है बेटा जिसमें परिमाण नहीं बदलता है, दिशा तो बदलती ही नहीं है। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि डीसी में दिशा नहीं बदलती है, परिमाण बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। अर्थात यह एक समान विशिष्ट धारा है, यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट, और ये इस तरह की डीसी है जिसमें परिमाण बदल रहा है किंतु दिशा नहीं बदलती। जबकि अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, प्रत्यावर्ती धारा, इसकी दिशा और परिमाण दोनों ही समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार की धारा जिसमें दिशा आधे चक्र में धनात्मक होती है और आधे चक्र में ऋणात्मक होती है। इसका मान शून्य से बढ़कर अधिकतम होता है, अधिकतम से शून्य होता है, देन फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है एंड नेगेटिव डायरेक्शन में अगेन मैक्सिमम होकर देन फिर से जीरो हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करने वाले कुछ इक्वेशन है जो मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, आप लोग इनको सेल्फ स्टडी करके तैयार करें। अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला आपको इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इन फार्मूले के हम इस चैप्टर को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और देन अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ होता है बेटा, वो होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फार्मूले आप लोगों को तैयार करना है, प्रूव करना भी सीखना है। और अब इनके जो आगे क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करके। फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है IRMS, हमें प्रूव करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है। तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, देन फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों हमें प्रूव करना है, पहले आप लोग हिंदी में सुन लीजिए कि सिद्ध करो कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मींस आई, आर मींस रूट हो जाएगा, एम मींस मीन हो जाएगा, एंड एस मींस स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज 0.707 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। आई नॉट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, उसके शिखर मान का 0.707 गुना होता है। इसी प्रश्न को हम वोल्टेज के रूप में भी लिख सकते हैं, VRMS लगा के, तो यहाँ बेटा V0 हो जाएगा। अब ये जो तीनों वर्ड हैं रूट मीन स्क्वायर, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, रूट मतलब आप जानते हैं मूल है ना, मीन का मतलब होता है माध्य यानी कि औसत, या स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या, वर्ग माध्य मूल मान। अब ये तीनों मान हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माध्य की। प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र में औसत मान या माध्य मान कैसे निकालते हैं, आई एवरेज। एक पूरे चक्र में प्रवाहित होने वाली कुल धारा, यह एक पूरा चक्र है, तो इसके लिए धारा के छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिनका हमें क्या करना है, योग करना है। सो दैट आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसका योग करेंगे। और कुल धारा कितनी है, 0 से t, कुल समय कितना है, एक चक्कर में यानी कि एक आवर्तकाल में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। इसका मतलब क्या होगा, एक पूर्ण चक्र हुआ 0 से t समय में, t का मतलब है आवर्तकाल, एक आवर्तकाल में प्रवाहित होने वाली कुल धारा, और डिवाइडेड बाय कुल कितना समय लगा, t लगा। तो सिर्फ इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको एक ही चीज समझाई। क्या समझाया बेटा, माध्य, यानी कि हिंदी में माध्य, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीन कहेंगे। मीन कैसे निकालते हैं,
सम ऑफ द टोटल करंट का सम निकालेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो सिर्फ इतने से क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। देन अब इसको मैं और आगे ओपन कर रहा हूं, वर्ग माध्य मूल का मतलब है वर्ग का माध्य। अभी सिर्फ माध्य निकला, यदि मैं इस पर वर्ग लगा देता हूं तो इसका मतलब हो जाता है वर्ग का माध्य। देन फिर टोटल पूरे का मूल, तो मूल के लिए आपको याद होगा रूट लगाते हैं, यानी कि अंडर रूट का उपयोग करेंगे। तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा इस पूरे का। अब हम इसको एवरेज नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, RMS लिखेंगे, मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह से ये फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं हम। और अब स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो स्टार्टिंग हम करेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, हिंदी में सुने, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब हमें इसका निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मैंने आपको अभी जस्ट पूरा क्लियर करके बताया कि तीनों में सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। एक बार और देखें, 0 to t का मतलब हो रहा है कि 0 से t समय में कुल कितनी धारा है और उन सबका टोटल करके डिवाइड करेंगे t से। तो ये सिर्फ इसका मतलब होता है, क्या होता है, मीन होता है। अब इस पे बेटा स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर का मीन। देन आपको रूट लगाना है, रूट लगा दी। सपोज करिए कि मैंने रूट लगा दिया, एक स्टेप की बचत करते हैं। सपोज रूट लगा दिया, रूट लगा हुआ, अब रूट हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो देन बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। और आपको अगर स्क्वायर नहीं लगाना है तो इस पर रूट लगेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो उसके लिए दोनों साइड्स में हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये एडवांस में एक स्टेप मैंने आपको बता दी। अब इसको आगे सॉल्व करना बेटा, तो 1/t को बाहर निकाल लीजिए एंड बचा क्या, 0 to t बचता है। I की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 से, I नॉट स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t एंड आल्सो dt। अब इसका है ना बेटा इंटीग्रेशन करना है, I स्क्वायर I0 स्क्वायर I नॉट स्क्वायर बाई t, ये बाहर रहेगा, अंदर बचा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो बेटा इसमें स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें मैथ्स के एक फार्मूले की हेल्प लेते हैं। मैथ्स का जो फार्मूला है वो मैथ्स वाले बच्चों को याद होगा, बायो वाले बच्चे थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे। और फार्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है, जब तक इसमें स्क्वायर लगा हुआ है इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसको ऐसे स्टेप में कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें स्क्वायर नहीं होता है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख पाएंगे। तो स्क्वायर के रिप्लेस में विदाउट स्क्वायर की क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। आई नॉट को बाहर ले लिया, क्या बचा है इसके रिप्लेस में, आपको लिखना 1 माइनस cos 2। अब थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, ओमेगा टी। सो देन आपको ओमेगा टी लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए और साथ में क्या बचा है, dt बचा है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होगा कि 11th क्लास में फिजिक्स में आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों सिखाए जाते हैं। तो यहाँ इतना हमारे पास समय नहीं रहेगा एग्जाम में कि हम इसको पूरा सॉल्व कर सकें। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि 1 का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन आपको याद है साइन होता है, cos का साइन हो जाएगा। बट t को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है t को छोड़कर बेटे, 2 ओमेगा। तो यानी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आती है, और अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो डिवाइड में आती है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t एंड देन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, cos का क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t एंड t को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी है, क्या है, t को छोड़कर 2 ओमेगा, ये बाहर अपॉन में आ जाएगा और जो लिमिट है वो इधर लिखेंगे 0 to t। तो देन ये इंटीग्रेशन हो गया। इस फार्मूले की हेल्प से हमने स्क्वायर वाली क्वांटिटी को बिना स्क्वायर वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको लिमिट रखना आना चाहिए। लिमिट कैसे रखेंगे, I नॉट स्क्वायर बाई 2t, t को हटाकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0, t माइनस 0 ये हो जाएगा। इसके लिए देन माइनस साइन 2 ओमेगा, t को हटाइए और कैपिटल T आ जाएगा, कैपिटल T एंड लोअर लिमिट साइन 2 ओमेगा इंटू 0 डिवाइडेड बाई
2 ओमेगा। अब आगे कैसे सॉल्व करें, यहाँ तो बेटे 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इधर आपको ओमेगा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगी, किसकी वैल्यू, टी माइनस 0 तो टी बचेगा, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई बाई टी इंटू टी, और ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचता है 4 पाई। अब आपको पता होना चाहिए साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन सभी की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी क्वांटिटी है ना 0 हो जाएगी, रिमेनिंग पार्ट बचेगा ओनली टी बचेगा। सो देन फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू सिर्फ टी बचेगी। यहाँ समझ में आ गया आपको 4 पाई की वैल्यू कितनी हो रही है 0 हो रही है, 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन, और ये ना टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको टी से टी को कैंसिल कर देंगे, और आप चाहें तो अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 0 हो गया, बचेगा टी, तो टी से टी कैंसिल, ओनली क्या बचा डिवाइड में, ओनली बचता है 2 बचता है। ओके, अब यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आई आर एम एस इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन रिमेनिंग पार्ट इज √2 हो जाएगा। एंड अब नेक्स्ट स्टेप में आपको √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइड बाई √2, एंड आई आर एम एस इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414, एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे, सो देन फाइनल आंसर बिकम I नॉट 0.707, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से आप है ना इसको वोल्टेज के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, VRMS इधर V नॉट हो जाएगा 0.707। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब मैं आपको इसी चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बताने जा रहा हूँ। अब बच्चों हम इस चैप्टर को और आगे सॉल्व करते हैं, और कुछ बातों को पहले मैं क्लियर कर दूं। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कितने तरह के हो सकते हैं, इसका ये सिंबल रहेगा, इसमें प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस लगा है, शुद्ध ओहमीय प्रतिरोध लगा दिया गया है, और इसके स्रोत पर हमने लगा दिया है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। इसमें बेटा कैपेसिटर का यूज करते हैं, कैपेसिटर लगा सकते हैं, कैपेसिटर C, एंड ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, या फिर हम कॉइल यानी कि इंडक्टिव कॉइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 सर्किट हैं, इसमें ओनली प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस है, इसमें कैपेसिटर है, और इसमें इंडक्टिव कॉइल है, प्रेरण कुंडली है, शुद्ध प्रतिरोध है ओहमीय प्रतिरोध, यहाँ पर संधारित्र का प्रयोग किया गया है, और इधर कुंडली का प्रयोग किया गया है। 3 सर्किट तो आपको ये समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा इनकी पेयरिंग करते हैं, तो 2-2 का हम पेयर बना सकते हैं, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे RC सर्किट, दिस इज RC सर्किट, R के साथ में L ले लीजिए तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे बेटा RL सर्किट, ये RL सर्किट हो जाएगा। अब एक पेयर और बनेगा, L के साथ में C ले लें तो बन जाएगा LC सर्किट। ये पेयर बना के भी 3 सर्किट बन जाते हैं, और अब फाइनली एक और आ जाएगा जिसमें हम तीनों का यूज करेंगे। तीनों का यूज करते हैं तो L, C एंड R। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा जब मैं आपको बताऊंगा LCR के बारे में। यहाँ पर AC लगा दिया, तो ये क्वेश्चन और ये दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जब हम LCR की बात करेंगे और LC की बात करेंगे। बाकी आने को तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट आप ये दोनों स्पेशली तैयार करेंगे। मैं अभी आगे वीडियो में आपको इनके डेरिवेशन शॉर्ट करके बताने वाला हूँ। अब बेटे जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की वैल्यू होती है V नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब जब प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये दोनों सेम पेज में होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एंड प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर इन सेम पेज। सेम पेज का मतलब है दोनों की वैल्यू एक साथ 0 होती है और एक साथ मैक्सिमम होती है, देन एक साथ फिर 0, एंड देन उनका डायरेक्शन भी एक साथ चेंज होता है।
तो ये दोनों जब हम प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन जब हम बेटा कैपेसिटर को ये सोल्व करते हैं तो इसमें करंट लीडिंग पर रहता है। कितना लीडिंग पर रहता है? करंट 90 डिग्री लीडिंग पर रहता है। और जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो वोल्टेज लीडिंग पर रहता है। कितना लीडिंग पर रहता है? 90 डिग्री लीडिंग पर रहता है। बाकी इन सब के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो तीनों सिंगल सिंगल में क्या मैंने आपको बताया कि जब प्रतिरोध होता है, शुद्ध प्रतिरोध, तो दोनों समान कला में होते हैं, विभवांतर और धारा। इस समय धारा लीडिंग पर रहती है, हिंदी में कहते हैं अग्रगामी, और यहाँ पर वोल्टेज लीडिंग पर रहता है अग्रगामी, और जो पीछे रहेगा उसको बोलते हैं पश्चिमगामी, लेग बिहाइंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है बेटे कि आपको याद होगा प्रतिरोध हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध, लेकिन यहाँ हमें दो शब्दों से और परिचित होना है, प्रतिघात साथ में प्रतिबाधा। इनके इंग्लिश वर्ड भी आपको बता रहा हूँ। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ऑब्स्टेकल इन द अपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टेंस का नाम चेंज हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिघात मींस रिएक्टेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, और प्रतिबाधा को बोलते हैं बेटा इंपीडेंस। इंपीडेंस, तो ये वर्ड, ये दोनों भी इसी का दूसरा रूप है, बट इनका नाम चेंज क्यों हो जाता है? जब हम सिंगल कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसका नाम चेंज होकर इंग्लिश में हो जाता है रिएक्टेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिघात, और इसको लिखते हैं बेटा एक्स से। एक्स के साथ में सी लगाना है आपको, और जब हम केवल कॉइल की बात करते हैं तो एक्स के साथ में आपको एल लगाना है। तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के स्थान पर या तो संधारित्र का प्रयोग करें या कुंडली का, तो प्रतिरोध ना बोलकर उनका नाम चेंज हो जाता है, क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। और इसको लिखते क्या है इंग्लिश में? रिएक्टेंस, और रिप्रेजेंट करते एक्स से। कैपेसिटर है तो सी लगाएंगे और कॉइल है तो एल लगाएंगे। अब इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा क्या होती है? तो कोई से भी दो ले लो या फिर तीन ले लो, तो उस समय जो रुकावट आती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं बेटा, और इसको जेड से लिखते हैं। इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आपको सीधे जेड का प्रयोग करना है। अब ये तीनों फार्मूले आपको सेल्फ डिराइव करना है। मैंने आपकी इतनी हिंट कर दी कि इसमें दोनों सेम फेज में रहते हैं, इसमें करंट लीडिंग पे रहता है, इसमें वोल्टेज लीडिंग पे रहता है। बाकी ये 4 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो आप ओवरऑल ये 7 डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है। जितने डायग्राम है उतने डेरिवेशन आपको तैयार करके रखना है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको आरसी सर्किट सॉल्व करवाता हूँ। बच्चों हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के साथ में प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का हमने कनेक्शन किया है, मतलब एक शुद्ध ओमीय प्रतिरोध और संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ लगा दिए गए हैं। अब हम जानते हैं, स्टडी कर चुके हैं कि जब हम प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये दोनों सेम फेज में होते हैं। कौन? वी आर एंड आई। तो सेम फेज को बताने के लिए डायग्राम आप देख सकते हैं कि दोनों सेम फेज में है, वी आर एंड आई। बट जब कैपेसिटर की बात करते हैं तो वोल्टेज पीछे रहता है। कितना पीछे रहता है? 90 डिग्री पीछे रहता है। तो पीछे करने के लिए हमने इसको नीचे का यूज किया। और अगर यही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर बात करेंगे कॉइल की, इंडक्टर कॉइल की, प्रेरक कुंडली की, तो उसमें वोल्टेज लीडिंग पे रहता है, ये चीज बेटा ऊपर चली जाएगी। अब चूंकि आई और वी आर दोनों सेम फेज में है तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो सेम फेज का है, और ये जो रिलेशन है इसका आई से 90 डिग्री पीछे है, लेग बिहाइंड है। तो यही सेम रिलेशन किसके साथ होगा? वी आर के साथ। सिंपली भाषा में सुने कि वी आर और वी सी इनके बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने ये चतुर्भुज पूरा किया, और इसका जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण है वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो वी आर और वी सी दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और अब इन दोनों में रिलेशन रहेगा कितने का? फाई का, जिसमें आई ऊपर है तो आई बेटा लीडिंग पे रहेगा और वोल्टेज रहेगा पीछे रहेगा। और स्टार्टिंग फार्मूले की कैसे करेंगे? आप लिखेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। हिंदी में सुन लीजिए, किसी क्षण प्रत्यावर्ती विभवांतर को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। प्रत्यावर्ती विभवांतर हमने निश्चित कर दिया। अब हम इसी प्रत्यावर्ती विभवांतर के संगत हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके बारे में हम यहाँ बात करें कि VR और VC का मान निकालते हैं। तो VR का मान कैसे निकालें और VC का मान कैसे निकालें, इसके लिए आपको ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो VR का मान हम निकालें I इंटू R हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे तो
तो आई का मतलब तो आई ही रहेगा, लेकिन आर मतलब रेजिस्टेंस को यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब संधारित्र का प्रयोग करते हैं तो प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस बोलते हैं। लिखते कैसे हैं, एक्स सी से लिखते हैं, नंबर 3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, हमने ओम्स लॉ की मदद ली। अब VR और VC के बारे में जितना मैंने आपको समझाया था उसके बारे में हमें यहाँ लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, since we know that VR and I in same phase but VC is lag behind 90 degree by I, so that relation between VR and VC will be 90 degree and the resultant of VR and VC is V, so then by Pythagoras theorem। हिंदी में सुन लीजिए कि I और VR है ना दोनों समान कला में है, लेकिन VC है ना इसमें 90 डिग्री का क्या होता है, पश्चिमगामी होता है, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का ही कलांतर होगा। अब इनका परिणामी आएगा V डायगोनल के थ्रू, और पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करो, VR एंड VC की। V स्क्वायर इक्वल टू VR की वैल्यू पुट करते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर एंड VC की वैल्यू पुट करते हैं I स्क्वायर X C स्क्वायर। देन आप I स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, I स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में ले लेंगे और इसको रिमूव कर देंगे, सो देन रूट लग जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर एंड X C स्क्वायर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, इसको मैंने प्रूव नहीं किया, आप लोग इसको याद रखेंगे। एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा c। एक्स सी को रिमूव कर दीजिए, देन v अपॉन आई इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की कंपेयरिंग हम करेंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से जैसे कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, जब हम 2 का या 2 से ज्यादा का यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस का नाम क्या हो जाता है, प्रतिबाधा मींस इंपीडेंस हो जाता है। तो इंपीडेंस की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ओम्स लॉ से इसका कंपैरिजन करेंगे। इससे कंपैरिजन करेंगे आप तो ये इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी रिप्लेस में ये होगा, मतलब लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, बट r का नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ r को क्या कहेंगे, z कहेंगे, सो दैट z की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज अनदर इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। कैसे आया एक बार सुने, ओम्स लॉ से इसका हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो r का लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने r और c की बात करेंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा का यूज करते हैं तो प्रतिबाधा मींस इंपीडेंस कहते हैं, तो ये z की वैल्यू हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो v और i का ग्राफ मैंने आपको बता दिया, इंपीडेंस की वैल्यू निकाली, और ये जो फार्मूला है बेटा ये है परिणामी विभवांतर का। अब दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि I और V में कितने का फेज डिफरेंस है, 5 का है, जिसमें जो क्वांटिटी आपको ऊपर दिख रही है उसका मतलब है वो लीडिंग पर है, और जो नीचे दिख रही है मतलब वो लैग बिहाइंड है। हिंदी में सुने तो धारा अग्रगामी हो जाएगी, वोल्टेज पश्चिमगामी हो जाएगा। क्योंकि वोल्टेज हमने फिक्स कर रखा है, कितना फिक्स कर रखा है, V0 sin ओमेगा t। तो अब इसमें आप इतना प्लस कर दीजिए तो धारा का मान निकल आएगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि धारा I का मान कितना होगा, I0 sin ओमेगा t। लेकिन इसमें बेटा प्लस करना पड़ेगा, कितना आगे है 5 प्लस 5, तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। अब फाइनल इक्वेशन आने वाला है, इसमें 5 की वैल्यू हमें बताना पड़ती है और I0 की वैल्यू बताना पड़ती है। दोनों की वैल्यू 1 बाय 1 आप फाइंड कर सकते हैं। पहले आप I0 की फाइंड कर सकते हैं या 5 की कर सकते हैं, किसी की भी कर लीजिए। तो पहले I0 की कर लेते हैं। अगेन बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू I आ होता बेटे, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R होगा, बट I के रिप्लेस में हम किसकी बात कर रहे हैं, I0 की। तो यहाँ I0 लिखेंगे हम, V के रिप्लेस में V0 की बात करेंगे। लेकिन R का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं R का काम कौन कर रहा है, Z कर रहा है, तो इधर आ जाएगा Z। अब Z की वैल्यू पुट करेंगे, तो Z की वैल्यू कहीं ना कहीं लिखी होगी, देखें कहाँ लिखी है, इक्वेशन नंबर 5 में लिखी है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये पीक वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है, इक्वेशन नंबर 7। देन अब लास्ट बचता है इसमें 5 की वैल्यू फाइंड करना। 5 इज द फेज डिफरेंस, तो इसमें बेटा 10 का यूज करें हम, 10 phi इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना आएगा, VC
और बेस कितना आ जाएगा, वी आर आ जाएगा। अब वी सी की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे, ये वी सी की वैल्यू है और ये बेटा वी आर की वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। सो दैट tan फाई इक्वल टू वी सी की वैल्यू कितनी है, आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और tan फाई इक्वल टू एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। देन ओनली फाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो फाई कैसे निकलेगा, tan इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी बाई आर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आरसी सर्किट का। अब यहाँ सी को रिमूव करके मैं एल का यूज करूंगा, सो देन यही सेम फार्मूला आर एल सर्किट के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली, मींस प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव कॉइल। इन दोनों को कनेक्ट किया है, इसको बेटा आर एल सर्किट भी कहते हैं, और बाकी सेम चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपको ग्राफ के थ्रू में बता दूं कि अगेन ये दोनों सेम फेज में है, आपको मालूम है, पहले से आपको पता है ये दोनों सेम फेज में है, बट वोल्टेज लीडिंग पर रहता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वोल्टेज लेग बिहाइंड था, मतलब पीछे था, लेकिन यहाँ तो वोल्टेज आगे, कितना आगे, 90 डिग्री। तो यही चीज बेटा आपको ऊपर लेना है, और बाकी बिल्कुल सिमिलर है दोनों में। जो दोनों में बी आर और बी एल, इनमें भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। सो देन ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती विभवांतर को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। अब उसी समय पर करंट कितना है, सपोज आई है, इफ द करंट आई फ्लो इन सेम टाइम्स, देन इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी आर एंड वी सी की। वी आर एंड वी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो v इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, आई आर होता है, इक्वेशन सेकंड। एंड अब वी एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी एल की वैल्यू आई इंटू आर के रिप्लेस में आपको पता है यहाँ पर x के साथ में l का यूज करेंगे। जब कॉइल होती है तो c का, कॉइल होती है तो l का यूज करेंगे, और कैपेसिटर होता है तो c का यूज करेंगे, i इंटू एक्स एल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो v है, और ये लीडिंग पर है, किसके साथ, i के साथ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय द पाइथागोरस थ्योरम v स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, वी आर एंड वी एल की दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। देन आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, एंड स्क्वायर को रिमूव करेंगे सो रूट आ जाएगा। दो स्टेप एडवांस पे चलते हैं, आई स्क्वायर कॉमन लिया, डिवाइड में आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ एक स्टेप और एडवांस चलते हैं। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, तो एक्सएल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देन इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, किसके साथ, ओम के नियम के साथ तुलना करेंगे। ओम का नियम क्या है, v अपॉन आई इक्वल टू आर, बट आर का काम कौन करेगा, यहाँ z करेगा, ये इसके जैसा हो गया, तो इसका काम कौन कर रहा है, z करेगा, तो z इक्वल टू कितना होगा बेटे, z इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर इम्पीडेंस इन द आर एल सर्किट, अर्थात प्रतिबाधा कितनी होती है आर एल सर्किट की, इतनी होती है। देन अब हम करंट के बारे में बताएंगे, ग्राफ से स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट बाय ग्राफ आई, अब आई है ना बेटा पीछे, क्योंकि वोल्टेज ऊपर है, लीडिंग पर है, तो इससे पीछे कर दीजिए, कितना पीछे करेंगे, 5 पीछे कर दीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। फिर वैसे ही हम आई नॉट का मान निकालेंगे एंड 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले आई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बाय ओम्स लगा दें, v इक्वल टू आई आर, देन आई इक्वल टू v बाय आर। अब आई की जगह हमें किसकी जरूरत है, आई नॉट की, v का काम करेगा v नॉट, r का काम कौन कर रहा है, z कर रहा है। देन फाइनली इज v नॉट बाय z की वैल्यू यहां से पुट कर दें, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये बेटा आई नॉट हो जाएगा। अब बचा क्या,
फाई बचता है। फाई के लिए आपको tan की हेल्प लेना पड़ेगी। tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये VL है तो इधर भी VL आएगा, VL बाई VR। अब VL की वैल्यू पुट करो यहाँ से, VL की वैल्यू कितनी है, IXL डिवाइडेड बाई IR, I से I कैंसिल। अब ओनली फाई इक्वल टू आपको लिखना है, उसके पहले ओमेगा L लिख सकते हैं हम, XL की वैल्यू डिवाइडेड बाई R, और ये हो जाएगा बेटा क्या, tan इनवर्स। सो दैट ये अनदर इक्वेशन हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, कौन सा सर्किट है ये, RL। अब दो इंपॉर्टेंट सर्किट बचते हैं जिसमें हम एक में LC का यूज करेंगे और एक में LCR का, ये दोनों भी आपको मैं अभी बताने वाला हूं। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, LC सर्किट। LC सर्किट में भी हमें उन सभी चीजों को सॉल्व करना है, बस इसमें एक आपको एक्स्ट्रा चीज आपको सॉल्व करना पड़ेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हिंदी में अनुनादी आवृत्ति, और उसका फार्मूला। स्टार्टिंग वैसे करेंगे, किसी क्षण प्रत्यावर्ती विभवांतर को इस तरह से व्यक्त करते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। अब इन दोनों की वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगी, उसके पहले लिखना पड़ेगा कि यदि उसी समय धारा कितनी हो, I हो, लेट करंट I फ्लो इन सेम टाइम, देन VL की वैल्यू निकालेंगे और VC की निकालेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करिएगा। VL की वैल्यू बाई ओम्स लॉ से क्या हो जाएगी, XL, यहाँ हो जाएगी I के साथ XC हो जाएगा, IXC, इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब इनके रिलेशन कैसे होंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं कि वोल्टेज लीडिंग पर होता है, कितना होता है लीडिंग पर, करंट से 90 डिग्री आगे होता है, और वोल्टेज VC का जब कैपेसिटर लगाते हैं तो पीछे होता है। इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे हम लिखें, एक ऐसा हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है कि I का रिलेशन दोनों से बन जाए। I का रिलेशन VL के साथ क्या है, VL आगे रहता है तो ऊपर चला जाएगा, VC पीछे रहता है तो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से VL बेटा ऊपर हो जाएगा और VC नीचे हो जाएगा। और अब फाइनली इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, कुल मिला के इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। और जब 180 डिग्री का डिफरेंस होता है तो कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, 180 डिग्री याद करें आप लोग 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। 180 डिग्री कंडीशन में जो अपर क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी, उसमें से छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, मींस VL माइनस VC। तो इसमें बेटे याद रखने वाली बात है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। इसमें सिंपल है कि VL 90 डिग्री आगे है, VC 90 डिग्री पीछे है, दोनों के बीच में कितने का एंगल बनता है, 180 का। तो 180 में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, सो दैट रिजल्टेंट आएगा V इक्वल टू VL माइनस VC। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, IXL माइनस IXC, I को कॉमन ले लीजिए, डिवाइड में आ जाएगा, देन XL को क्या लिखेंगे, आपको मालूम है ओमेगा L, XC को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा C। देन अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम कौन से फार्मूले से, ओम्स लॉ वाले फार्मूले से। ओम्स लॉ में क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू R, R का काम कौन करेगा, Z करेगा, ये इसके जैसा हो गया, R का काम Z करेगा, तो ये Z की वैल्यू हो जाएगी Z इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, इक्वेशन नंबर 5 ये हो जाएगी। प्रतिबाधा मींस इंपीडेंस की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है। अब V और I को देखेंगे आप लोग, VL और VC यहां से हटा दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, बचेगा केवल क्या, V बचा और I बचा। इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में बेटा दोनों के बीच में सिर्फ V और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां आप वोल्टेज को देख रहे हैं, वोल्टेज आगे है तो पीछे हुआ कौन, करंट पीछे हुआ, कितना पीछे हुआ, 90 डिग्री। सो दैट करंट का फार्मूला क्या बनेगा, ग्राफ से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि I की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यहां पर फेज डिफरेंस एकदम क्लियर है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो I इक्वल टू I नॉट भी आएगा यहाँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट I नॉट तो बताना पड़ेगा। तो I नॉट कैसे बताएंगे, V इक्वल टू IR, देन I इक्वल टू V बाई R, और अब I के रिप्लेस में आपको क्या लिखना है, I नॉट लिखना है, V के रिप्लेस में V नॉट लिखना है, बट R का काम कौन कर रहा है, Z कर रहा है, तो यहाँ Z आ जाएगा
देन z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 4 में ओमेगा l माइनस 1y ओमेगा c इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला सिंपल है, बट मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं। याद रखना यहाँ कोई पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं होगा, इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। लेकिन इस डेरिवेशन में क्या इंपॉर्टेंसी है, इंपॉर्टेंसी इसलिए है ये कि यहाँ पर बेटा अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमें यहाँ यूज करना है। वो होती क्या है, तो देखो यहाँ कुंडली लगी है और ये संधारित्र लगा है। यदि ऐसा हो जाए इफ XL और XC इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब जितना इसका जितनी प्रतिघात L की है उतनी ही प्रतिघात किसकी हो जाए, C की हो जाए। दोनों का की प्रतिघात की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो क्या होगा, XL और XC दोनों सेम होते हैं, तो आप देख सकते हैं Z में XL का मतलब क्या होता है, ओमेगा L होता है, और XC का मतलब होता है 1 ओमेगा C। ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो Z की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर Z will be 0, मतलब इस परिपथ में प्रतिबाधा 0 हो गई, कोई इंपीडेंस नहीं है। और जब प्रतिबाधा 0 होगी तो यहाँ 0 रखें तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, अनंत धारा प्रवाहित होगी। इस विशेष कंडीशन को क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगी, अगेन हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। वी नो दैट इन रेजोनेंस कंडीशन XL इक्वल टू XC। XL को क्या लिखेंगे बेटा, ओमेगा L, इसको लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, यहाँ से स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो रूट लग जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ LC, एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई न्यू होती है, 1 अपॉन रूट ऑफ LC, एंड ओनली न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। अब इसी का बड़ा पार्ट हम सॉल्व करने वाले LCR, उसमें भी ये आएगा, है ना, सेम आएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन आएगा, तो जो भी आएगा वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अब बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी को आप लोग समझें। लगभग 100% की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। LCR सर्किट, LCR सर्किट में AC करंट सोर्स को हमने कनेक्ट कर दिया है। इसका वोल्टेज कितना होगा, VL, इसका VC और इसका VR। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा डायग्राम यहाँ पर बनाया है वो समझ लें आप लोग कि जब हम कुंडली का प्रयोग करते हैं, इंडक्टिव कॉइल का उपयोग करते हैं, तो वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहता है। कितने का डिफरेंस रहता है, 90 का। जब कैपेसिटर का यूज करते हैं तो करंट पीछे रहता है, और यहाँ सॉरी थोड़ा सा मिसिंग हो गया, इसको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ बेटा I आएगा, इधर आएगा VC आएगा, सॉरी। इसमें करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे रहता है। और जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो एक बार और फिर से सुन लीजिए कि जब कॉइल का यूज करते हैं तो वोल्टेज लीडिंग पर रहता है, कितना लीडिंग पर रहता है, 90 डिग्री पर। और जब हम C की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो करंट लीडिंग पर रहता है, और जो लीडिंग पर हो उसको या तो ऊपर लेना है, नीचे नहीं लेना। नीचे किसको लेंगे, जो पीछे रहता है, जिसमें वोल्टेज पीछे रहता है, और यहाँ पर दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो इन तीनों ग्राफ को एक साथ कैसे रखें, ये मैं यहाँ नीचे बता रहा हूँ। तीनों ग्राफ एक साथ बनाना है। सबसे पहले सेम फेज ले लें। सेम फेज किसमें है, जब रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, तो I हो जाएगा, इधर हो जाएगा VR। इसका मतलब दोनों सेम पेज में है। अब I के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि किसकी वैल्यू लीडिंग पर होती है। लीडिंग VL है और VC लेफ्ट बिहाइंड है, मतलब VL ऊपर आ जाएगा और VC नीचे आ जाएगा, ये VC नीचे आ जाता है। ओके, तो तीनों चीजें इस ग्राफ में क्लियर हो गई। यहाँ वोल्टेज आगे है, यहाँ वोल्टेज पीछे है, और यहाँ दोनों सेम पेज में। तीनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, तीनों का रिजल्टेंट एक साथ फाइंड नहीं हो सकता। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, VL का और VC का। तो इनके बीच में बेटा 90 इधर और 90 इधर, ओवरऑल 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और जब 180 का फेज डिफरेंस होता है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, VL माइनस VC हो जाएगा। इन दोनों के रिप्लेस में क्या आ गया, VL माइनस VC। अब इसका रिलेशन VR के साथ कितना, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल है,
और जब 90 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और इसका जो डायगोनल है वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। डायगोनल इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, मींस ये इसका रिजल्टेंट भी हो जाएगा। और अब फाइनल बचता कौन है, वोल्टेज और करंट, इनके बीच में भी फेज डिफरेंस है, कितने का फेज डिफरेंस है, फाई का। एक बार और बताता हूं मैं आपको तीनों डायग्राम एक साथ कैसे बनाना है। सबसे पहले हम उस पार्ट को लेंगे जिसमें दोनों सेम फेज में होते हैं, आई एंड वी आर। अब ये वोल्टेज बेटा आगे लीडिंग पर है तो इसको ऊपर ले लेंगे, और ये वोल्टेज पीछे है, लेग बिहाइंड है तो नीचे ले लेंगे। VL और VC में 180 का फेज डिफरेंस है तो रिजल्टेंट VL माइनस VC हो जाएगा। VL माइनस VC और VR इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, सो दैट इनका हमें कैसे रिजल्टेंट फाइंड होगा, डायगोनल के थ्रू होगा। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, देन फाइनल आंसर आएगा। उसके पहले आपको सारी वैल्यू पुट करना पड़ेगी। सेम वर्ड आप लिखेंगे, किसी क्षण प्रत्यावर्ती बहुमात्र को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। एंड उसी समय धारा कितनी प्रवाहित होती है, सपोज I धारा प्रवाहित होती है, एट सेम टाइम करंट I फ्लो इन द सर्किट, देन VL, VC और VR तीनों की वैल्यू पुट करना है, यहाँ लिखना है आपको। तो एक एक करके लिखते हैं, पहले VR की लिख लेते हैं। VR की वैल्यू कितनी होती है, IR। फिर VC की लिख लीजिए I XC। फाइनली VL की लिख लीजिए I XL। इस तरह से ये हमने सभी वैल्यू को यहाँ लिख दिया। और अब यहाँ बीच में बहुत सारी लैंग्वेज लिखना पड़ती है, वो मैं इसमें समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि नाउ I और VR दोनों सेम फेज में है, समान कला में है। VL 90 डिग्री अग्रगामी होता है, लीडिंग पर होता है 90 डिग्री, VC पश्चिमगामी पीछे होता है। तो VL और VC के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, और इनका जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो कितना होगा, VL माइनस VC होगा। और यह VL माइनस VC VR के साथ 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमें फाइंड होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना है, बेस VR हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर कितना है, VL माइनस VC, VL माइनस VC होल स्क्वायर हो जाएगा। देन अब इसको आपको सॉल्व करना है, मैथ्स से बड़े ध्यान से सॉल्व करें, यहाँ आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैथ्स वाले बच्चों से मिस्टेक की गुंजाइश बहुत कम होती है, बायो वाले बच्चे विशेष ध्यान दें। ये बेटा होल स्क्वायर है, सेपरेट स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है। अब इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से VR की वैल्यू पुट करेंगे तो I स्क्वायर R स्क्वायर, VL की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से I XL माइनस VC की वैल्यू पुट करेंगे I XC एंड होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं I कॉमन आएगा, बट होल स्क्वायर है तो कॉमन क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर कॉमन, पहले से I स्क्वायर इधर भी है तो ओवरऑल कॉमन आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और दोनों का स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लग जाएगा। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, ओनली R स्क्वायर बचेगा। XL की वैल्यू पुट कर दीजिए, XL की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा L होती है, XC की वैल्यू होती है 1 ओमेगा C, और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, आप कहां से करेंगे, कौन से इक्वेशन से करेंगे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से कंपैरिजन करेंगे, V अपॉन I इक्वल टू R। कंपैरिजन करेंगे, R का काम कौन करेगा बेटा, Z करेगा। ये V अपॉन I हो जाएगा, Z की वैल्यू हो जाएगी कितनी, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C एंड इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। इस तरह से Z हमने फाइंड कर लिया। अब आपको करंट फाइंड करना है, तो ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है, इट इज क्लियर दैट बाय ग्राफ वोल्टेज लीडिंग पर है, करंट पीछे है। वोल्टेज को देखकर करंट को पीछे करेंगे, कितना आएगा करंट का मान, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। अभी तो सेम फेज दिख रहा है, लेकिन वोल्टेज से आगे है, करंट पीछे है, कितना पीछे है 5, तो आप यहाँ -5 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। देन I नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे और I की, एक एक करके दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं। I नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, I नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा, V नॉट बाई Z आएगा। Z की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो दैट I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई Z की वैल्यू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। ये I नॉट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा।
अब आपको 8 हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फाई की। तो फाई के लिए हमें ना 10 का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। 10 फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आएगा, VL माइनस VC, बेस कितना आएगा, VR। अब VL VC एंड VR की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए आप लोग। सो दैट 10 फाई इक्वल टू IXL IXC डिवाइडेड बाई IR। I कॉमन लेके I से I कैंसिल हो जाएगा और ओनली फाई इक्वल टू क्या बचेगा, 10 इनवर्स XL की वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा L XC की वन अपॉन ओमेगा C बाई R। तो ये बेटा फाई की वैल्यू हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बचती है इसमें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बचती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए आपको जो पिछला भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। उसमें आपको याद होगा कि हमने यूज करा था, क्या यूज करा था, XL इक्वल टू XC का यूज करा था। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी यदि ऐसा हो जाए कि XL और XC दोनों ही इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो Z का क्या होगा, XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, और XC को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा। ये दोनों इक्वल होंगे बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, R स्क्वायर। रूट से R कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, बचेगा क्या, ओनली R बचेगा। एंड इन दिस कंडीशन Z विल बी मिनिमम। कैसे बोले मिनिमम, क्योंकि Z यहाँ तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, R, ओमेगा L एंड ओमेगा C पर। लेकिन यहाँ Z केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर, बिकॉज़ इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है मींस इंपीडेंस दोनों का 0 हो गया। XL और XC की वैल्यू 0 हो गई, बचेगा केवल क्या, R बचेगा। तो इन दिस कंडीशन रेजिस्टेंस इंपीडेंस की वैल्यू किसके इक्वल हुई, रेजिस्टेंस की, मतलब मिनिमम हो गया। और जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। LC सर्किट में क्या होता था, जो इंपीडेंस की वैल्यू है वो 0 आई थी तो करंट क्या हुआ था, इन्फिनिटी हुआ था। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी, बट मिनिमम का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। So in this condition current will be maximum. This is the resonance condition for LCR circuit. LCR circuit के लिए अनुनाद की स्थिति है। अब अनुनाद की स्थिति कैसे मिलती है, हमें ऐसे मिलती है, XL इक्वल टू XC। XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, इसको 1 अपॉन ओमेगा C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। एंड नाउ फाइनल इज ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू 1 अपॉन रूट ऑफ LC ओनली न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। दिस इज द फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो दैट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं तो 100% की कैटेगरी में एक तो LCR सर्किट आता है, इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है LC। बाकी आने को बेटे 7 क्वेश्चन है, इसमें 7 डायग्राम बनते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपका इसमें बचता है ट्रांसफार्मर, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन है जो अन्योन प्रेरण वाला चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है उसमें लेंज लॉ और फ्लेमिंग्स लॉ, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।